नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। आइए पढ़ते हैं उमा शंकर जोशी जी की कविता छोटा मेरा खेत, जो आपकी पुस्तक कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। और यह कविता का अंतिम अध्याय है 10वां, जिसमें एक छोटा मेरा खेत कविता है। मैं आपको बता दूं, उमा शंकर जोशी जी ने छोटा मेरा खेत कविता में कविता की रचना प्रक्रिया को खेत की जैसे खेती होती है और पौधा उगता है उसका रूपक बांधकर जोड़ा है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि वास्तव में कविता क्या होती है, कविता कितनी महत्वपूर्ण होती है और किस प्रकार कोई कविता एक कवि को अमर कर देती है। ये बात आपको इसमें निश्चित रूप से मिलेगी। आइए हम पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि मेरा जो खेत है वो एक चौकोर कागज है। जिस प्रकार खेत में किसान खेती करता है, बीज बोता है, उसी प्रकार मैं भी विचारों का, भावनाओं का बीज जिस खेत में बोता हूं, वह खेत रूपी मेरा कागज का एक पन्ना है, जिसमें मैं कविता को लिखता हूं, अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करता हूं। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। यहाँ पर जिस प्रकार से कोई आंधी आती है, किसी बीज को उड़ा ले आती है और किसी खेत में वह बीज गिर जाता है, तो उस बीज की रोपाई हो जाती है और समय आने पर, वर्षा होने पर, खाद वगैरह मिलने पर वही बीज अंकुरित होता है और उसी बीज से पौधा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि यहां कहना चाहता है कि मेरा कागज का जो पन्ना है, चौकोर पन्ना, वह भी उस खेत की तरह है। जब भावनाओं का ज्वार हृदय में उठता है, जब भावनाओं की आंधी हृदय में आती है, तब मेरे कविता का जन्म होता है और हृदय के जो भाव है, जो विचार है, वह उसमें बो दिए जाते हैं। यहाँ कवि इतना कहना चाहता है। इसके बाद और आगे क्या होता है उस कविता रचना प्रक्रिया में हम देखते हैं। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ सविशेष। देखिए, जिस प्रकार से खेत में बोया गया बीज केमिकल खाद को या रसायन को या अन्य प्रकार के जो है उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं या जो भी तत्व होते हैं, उनको वह पी करके उसमें गल जाता है और बीज जब अंकुरित होता है, तो बीज जो रहता है वह तो नहीं रहता बाद में। बीज अंकुरित होने के बाद एक छोटे से पौधे का जिस प्रकार से रूप ले लेता है, उसी प्रकार जब कवि के हृदय में भावनाओं का, विचारों का ज्वार उठता है और भावनाओं की आंधी चलती है, तब कोई एक भाव व्यक्त कवि के हृदय में कविता के बीज की तरह काम करता है और कवि उस भाव को लेकर के कोई रचना करता है, कागज पे उसे उतारता है, तो वह जो मूल भाव आया था, वह भाव भी उसी प्रकार जैसे बीज का स्वरूप पौधे में बन जाता है, ऐसे ही कवि के हृदय में आया हुआ भाव, मस्तिष्क में उपजा विचार, उसकी कल्पनाओं, उसके चिंतनों के साथ समृद्ध होकर के, अंकुरित होकर के और एक रचना का रूप लेता है। और कविता अपने रचना कर्म के माध्यम से, कवि अपने रचना कर्म के माध्यम से एक कृति तैयार करता है, उसकी एक रचना हो जाती है, एक कविता तैयार हो जाती है। यही यही प्रक्रिया होती है कविता के तैयार होने की, कविता के बनने की। जैसे शब्द रूपी अंकुर उसमें फूटते हैं। एक भाव था, उस भाव को जो है शब्दों में लिखा गया, शब्दों में प्रकट किया गया और शब्दों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अलंकारों से, विचारों से, चिंतन से युक्त होकर के एक रचना का निर्माण हुआ और एक कवि का एक कृति जो है तैयार होती है, चाहे वो एक गीत के रूप में हो, कविता के रूप में हो या किसी
काव्य के रूप में हो या किसी महाकाव्य के रूप में हो या उपन्यास के रूप में हो, लेकिन जो भी रचना कवि तैयार करता है उसकी प्रक्रिया भी वैसे ही होती है जैसे बीज खेत में बो करके और एक पौधे का रूप लेता है, उसमें जो जो परिवर्तन होते वैसे ही उस भाव के पल्लवन के साथ कवि की रचना में भी विकास होता है। क्या क्या होता है? झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चुगुना। ये जो अंतिम अनुच्छेद है आज 8-10 लाइनों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी कविता का निचोड़ इन 8 लाइनों में है। देखिए, कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से खेत में बोया गया बीज जब पौधा बनता है तो उसमें फल झूमने लगते हैं, फल आ जाते हैं, उस फल का उपभोग करने पर रस प्राप्त होता है, मीठा मीठा रस अमृत की तरह प्राप्त होता है। एक क्षण में आंधी आई थी और खेत में बीज बो दिया गया था, लेकिन उसको उस बीज को जब हमने प्राप्त किया पौधे के रूप में तो उसकी सीमाएं थी, एक ही बार वो कटता है। खेती जब होती है तो फसल एक बार आती है और उसके उपयोग के बाद वह फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ इसकी जब हम कविता कर्म से तुलना करते हैं तो कवि कहता है कि जब भाव और विचार पल्लवित होकर के एक कविता का रूप लेता है, काव्य का रूप लेता है, रचना का रूप लेता है, तो उसके परिणाम भी सामने आने लगते हैं, उसके फल भी सामने आने लगते हैं। वह काव्य, वह कविता जब उसको कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ता है, उसको समझता है, उसका आनंद लेता है, तो पढ़ने वाले पाठक को भावों की वह गहराई, वह चिंतन अलौकिक आनंद प्राप्त करता है, अलौकिक आनंद प्रदान करता है। अलौकिक से मतलब कि हम संसार की किसी भी वस्तु का उपभोग करने से जो हमें सुख मिलता है उससे कई गुना आनंद, ऐसा आनंद जो कभी नष्ट नहीं होता, हृदय में वो भाव आनंद के हमेशा रहते हैं, अमृत की तरह जीवनदायी जो है शिक्षा उस कविता में, उस काव्य में समाई होती है। तो ऐसी जो रचना होती है वो कालजयी होती रचना है। एक बार कवि ने अपनी भावनाओं और विचारों को अपनी कविता का रूप दे दिया, रचना का रूप दे दिया, लेकिन बाद में उसे हजारों लोग, लाखों लोग लाखों बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते और पढ़कर उससे प्रेरित होते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, लेकिन वो आनंद, वह रस, वो प्रभाव उस कविता का कभी भी कम नहीं होता। जितनी ज्यादा उस कविता को पढ़ा जाता है उतना ही आनंद हर पाठक उससे प्राप्त कर सकता है। तो कभी भी उस आनंद का क्षय नहीं होता, वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। तो जो कवि का ये 4 कोनों का ये चौकोना पन्ना है, इसमें लिखी हुई रचना ऐसा पात्र बन जाती है, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र उसको कहते हैं जिसमें कोई वस्तु रखी जाए तो कितना ही उससे ले लिया जाए वो वस्तु कम नहीं होती। इसी प्रकार से इस चौकोर पन्ने पर जब कविता की रचना होती है, जब कोई गीत या कविता ऐसी लिखी जाती है कि आजीवन जीवन भर उसका कितना भी उपभोग करो उसका आनंद कम नहीं होता। यह छोटा सा मेरा खेत है, कागज है, जो खेत की तरह कवि यहाँ यह कहना चाहता है। दोस्तों, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि एक कवि हुए प्रदीप, जिन्होंने आज से करीब 100 साल पहले, 80 साल पहले एक गीत लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अब इस कविता को, इस गीत को चाहे भारत में पढ़ो, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी जगह जहां जहां भारतीय है और इस कविता के भाव से जुड़े हैं, जब जब इस गीत को गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, उनके हृदय में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है जो कभी कम नहीं होती। कविता कभी पुरानी नहीं होती, कविता चाहे हजारों साल पहले की हो, लेकिन उसको आज भी पढ़ने में वही आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे
भाव जिन कविताओं में कवि के माध्यम से आते हैं वो कविता अमर हो जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत सालों पहले एक कविता लिखी थी जो एक पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। इसके शब्द हमारे चिर परिचित है। ये कविता इस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसी अनेक कविताएं से हजारों उदाहरण हैं कि जब एक कवि भावनाओं के आंधी से प्रभावित होकर किसी भाव और विचार को एक रचना के रूप में तैयार करता है तो वो रचना अगर कालजयी होती है, ऐसा उसमें भाव जो अनमोल होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी रचना जीवन भर और अनेक वर्षों तक देश काल की सीमाओं को लांघते हुए अमर हो जाती है। और यही महत्व है किसी उत्तम रचना का, उत्तम कवि का। लेकिन कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। जब भावों का पुंज कवि के हृदय में उमड़ता है तब कविता अपने आप फूटती है। जिस तरह आंधी कोई प्लान करके नहीं ला सकता, आंधी तूफान को वायु की तीव्रता से जब आंधी आती है और खेत में कोई बीज डल जाता है, वैसे ही जब भावनाओं की आंधी आती है, अचानक आंधी आती है, जब देश काल और समय के अनुसार जब संघर्ष के बीच में जब कवि किसी भाव से प्रभावित होता है और उस वैचारिक तूफान जब उसके हृदय में उठता है, तब कविता की रचना होती है। उमाशंकर जोशी जी की यह रचना वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए उनकी दूसरी रचना को भी पढ़ लेते हैं जो बगुलों के पंख उन्होंने लिखी है। बहुत केवल 8 लाइन की पंक्तियों की कविता है, 3, 6 और 2 8 पंक्तियां हैं इसमें। देखिए ये भी एक सुंदर दृश्य का वर्णन है, बिंब प्रधान रचना है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वह मेरी आंखें। कवि कहता है कि आसमान में पंक्तिबद्ध बगुले जब उड़ रहे हैं तो बगुलों के पंखों का वो दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। आंखों को चुराने का मतलब है कि मेरी आंखें फिर किसी और दृश्य को नहीं देखती, मैं एक टक उसी ओर देखता रह जाता हूं। ऐसा क्या है उस दृश्य में? कवि आगे कहता है, कजरारे बादलों की छाई नव छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कवि कहता है कि बादले जो कालीमा लिए हुए हैं, कजरारे हुए हैं, काले रंग के हैं, उनकी जो छाया है आसमान में पड़ रही है, अर्थात काले बादल आसमान में छा गए हैं। और उन काले बादलों के बीच में जब पंक्तिबद्ध बंगले सफेद, एकदम सफेद, जब तेज सहित चमकते हुए उनके बीच से जब गुजरते हैं, उनके नीचे जब गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है कि संध्या स्वयं किसी रूपवान देह को धारण करके और तैर रही हो आसमान में काले घने बादलों के बीच में। यह भाव कवि के हृदय में उत्पन्न होता है। और कवि कहता है कि इतना सुंदर दृश्य जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे होले होले मुझे यह बगुलों की पंक्तियां और ये दृश्य अपनी माया से, यानी अपने प्रभाव से मुझे ऐसा बांध लेता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। इसलिए कवि कहता है कि उससे कोई तनिक रोक रखो, इस दृश्य को थोड़ी देर और रोक लो, बांध लो, ताकि मैं इस दृश्य को आनंद ले सकूं। कवि कहता है आगे कि वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में बांधी बंधी बगुलों की पांखें। लेकिन मेरी आंखों को यह दृश्य इस प्रकार से ये चुरा ले जाती है, ये बगुलों की जो पांखें हैं, इनके जो पंख हैं, वो मेरी आंखों को इस प्रकार चुरा लेते हैं कि मैं इतना मोहित हो जाता हूं, उसके प्रभाव में आ जाता हूं कि मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख मुझे केवल दिखाई
दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन कवि उमाशंकर जोशी ने इस कविता में किया है। दोस्तों आइए, अगर हम चाहें तो कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट में कर लेते हैं। लेकिन आपको पहले मैं बता दूं कि दोनों छोटी छोटी कविताएं हैं। इन कविताओं का भाव मैंने स्पष्ट कर दिया, व्याख्या कर दी। काव्य सौंदर्य में कई बार पूछा जाता है इसकी भाषा पर विचार कीजिए, तो इसकी भाषा सरल, सहज, तत्सम और तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। ये तो भाषा हो गई छोटा मेरा खेत की, भाव आपको बता दिया। रस के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर आप शांत रस और प्रसाद गुण तो बोल ही सकते हैं। भाव, भाषा, रस और गुण हो गया। छंद में हम इसे मुक्त छंद की रचना कहेंगे, यहाँ मुक्त छंद का है। और आप देखिए कि पूछो, ये खेत और कवि के कर्म को एक रूपक से बांधा गया है, इसलिए यहाँ सांग रूपक अलंकार है या रूपक अलंकार है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ सविशेष प आने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से। ऐसे ही आगे भी आप देखिए कि इसमें सुंदर रूपक अलंकार का जो है चित्र खींचा गया है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत जो गाना, अद्भुत वर्णन है। और कविता का महत्व इसमें आंका गया है, बताया गया है कि कविता वास्तव में कालजयी होती है और हजारों लाखों वर्षों तक भी उसका प्रभाव कम नहीं होता। बगलों के पंख में भी एक तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो ऐसा लग रहा हो कि वो सांझ की श्वेत काया हो। तो होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पे पाती बंदी बगलों की पांखों में है और उत्प्रेक्षा अलंकार है ही। भाव इसका भी बता ही दिया है, भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली इसकी है। और इसमें भी जो है हम शांत रस प्रसाद गुण कह सकते हैं और सौंदर्य का वर्णन है। और चाहे तो हम इसमें श्रृंगार रस को भी मान सकते हैं, क्योंकि संध्या की देह की सुंदर देह का वर्णन जहाँ होता है तो श्रृंगार रस वहां होता है, माधुर्य गुण होता है। भाव, भाषा, रस हो गए, छंद मुक्त छंद है। और अलंकार में आपको बताई दिया, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार बगलों के पंख में है। दो तीन प्रश्नों पर शीघ्र विचार करते हैं। देखिए आइए विद्यार्थियों, अब छोटा चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। जिस प्रकार एक किसान खेत में अपना कृषि कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी कागज के चौकोने पन्ने के अंदर जैसे बीज बोया जाता है, वैसे ही भावनाओं का बीज बोया जाता है। तो कृषि कर्म में और कवि कर्म में बहुत सारी समानताएं निहित है, यही कवि इसमें कहना चाहता है। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। रचना के संदर्भ में अंधड़ है भावनाओं का ज्वार उठना, भावनाओं का प्रवाह कवि के हृदय में होना अंधड़ को बताता है। और किसी एक मूल भाव को लेकर के कविता की रचना करना, किसी उद्देश्य को लेकर के कविता की रचना करना, किसी एक वह भाव या विचार, वह चिंतन जिससे कवि अत्यंत प्रभावी होता है, वह बीज की तरह उस कविता के लिए उसे प्रेरित करता है, फिर उसकी रचना होती है। यही अंधड़ और बीज का तात्पर्य है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। देखिए बच्चों, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की ये विशेषताएं बताई है कि कवि की रचना कालजयी होती है और कालजयी रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश, काल और समय से परे उसका महत्व बहुत अधिक होता है और वह जो है हमेशा पाठक को असंख्य बार पढ़े जाने पर भी वह उतना ही आनंद प्रदान करती है। यह इसका तात्पर्य है। व्याख्या हम लोग इन पंक्तियों की कर ही चुके हैं। तो हमारी जो है बगलों के पंख में कोई विशेष नहीं है, हमारे आपके मन में क्या चित्र उभरते हैं इसको हम बता सकते हैं कि बगलों की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही अद्भुत दृश्य है। हमारे मन में एक बिंब प्रधान जो है उस रचना के बारे में विचार आते हैं और मन में एक ऐसा चित्र उभरता है जैसे कि एक काले बादलों के बीच में बगलों की पंक्तियों का जो चित्र है, एक किसी की बनाए हुए सजीव चित्र की तरह हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, मस्तिष्क में ऐसा चित्र उत्पन्न होता है।
और इसे हम चित्रकला के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको दोनों कविताओं का भावार्थ समझ में आया होगा, काव्य सौंदर्य पे जो चर्चा की वो समझ में आई होगी। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपसे फिर हर वीडियो की तरह एक और बात कि सभी कविताओं के प्रश्नोत्तर पर 2-3 वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से हम और आपके सामने सामग्री लेकर आने वाले हैं, जिनको आप केवल सुन करके आधे से 1 घंटे में सारी कविताओं में के प्रश्नों में को हल कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। सारांश के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके बाद ये जो अंतिम कविता थी, इसके बाद में दोस्तों हम आपके लिए भक्ति, बाजार दर्शन आदि पर वीडियो अगले 2 दिन में निश्चित रूप से अपलोड करने वाले हैं। लेकिन आपसे विशेष अनुरोध, लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कविताएं देखी तो जा रही है, कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन उंगली सब्सक्राइब के बटन तक नहीं जाती और लाइक तक नहीं जाती है। तो प्लीज प्लीज आपसे अनुरोध है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े, हमें और जो है प्रेरणा मिले और हम और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो सामने लेके आए। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।